लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में डिफरेंस क्या है? साइंटिफिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कार्बन से बने हैं। दोनों का मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे समझो आप EVS1 का अगर नेचुरल डायमंड लेते हो और सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप लैब ग्रोन डायमंड लेते हो तो नेचुरल डायमंड की कॉस्ट आएगी आपकी, और वही सेम कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप लैब ग्रोन डायमंड लेते हो तो आपको डायमंड्स हमेशा लग्जरी, स्टेटस और लेगेसी का ही सिंबल रहे हैं और आजकल डायमंड मार्केट में सबसे ज़्यादा एक नया डिबेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कर रहा है, दैट इज़ नेचुरल डायमंड वर्सेस लैब ग्रोन डायमंड्स। अगर हम बात करें किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, शादी के पर्पस से, ब्राइडल ज्वेलरी के पर्पस से, तो कौन से ऐसे डायमंड्स हैं, चाहे हम नेचुरल कहें या लैब ग्रोन, कौन से बेनिफिशियल हैं? और आज हम उसके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को भी जानेंगे कि लैब ग्रोन डायमंड्स लेना क्या स्मार्ट चॉइस हो सकती है या नेचुरल डायमंड लेना स्मार्ट चॉइस होती है। तो आज हमारे साथ है श्री रघुनाथ डायमंड से राहुल अग्रवाल जी, जो कि आज हमें बताएंगे और डिकोड करेंगे हम नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड के रियल ट्रुथ को। तो लेट्स डिकोड इट। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर पाए। श्री रघुनाथ डायमंड मैंने स्टार्ट किया 26 साल पहले स्टार्ट किया। बिजनेस बैकग्राउंड से ही आते हैं हम लोग। फादर का अलग बिजनेस था तो मैं चाहता था कुछ अलग इनोवेटिव करूं अपने बिजनेस को लेके, तो मैंने डायमंड ज्वेलरी का कोर्स किया। फिर मैंने डायमंड शोरूम खोला। अब मैं 26 साल से डायमंड ज्वेलरी में डील कर रहा हूं। हम टोटली ही B2B में ही डील करते हैं, सॉलिटेयर्स और डायमंड ज्वेलरी के अंदर। लंबे समय से हम डायमंड ग्रेडिंग कर रहे हैं। मैं जो भी अब आपको बताऊंगा लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड के बाद में अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इसमें ट्रुथ क्या है। तो आई गेस हमारी ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि आज की जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलने वाली है वो प्योरली ऑथेंटिकेटेड होने वाली है हमारे प्रोफेशनल की तरफ से। तो सर सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, जहां हम जानेंगे साइंटिफिकली कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में डिफरेंस क्या है। मैं ईजीएस्ट वे में आपको समझाता हूँ जिससे हमारी ऑडियंस समझ पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। साइंटिफिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कार्बन से बने हैं, दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। अच्छा। इसका सिर्फ ओरिजिन में डिफरेंस है। नेचुरल डायमंड अर्थ के 150 से 200 किलोमीटर अंदर हाई प्रेशर हाई हीट से जनरेट होता है। ओके। इसे बनने में कम से कम 1 से 3 बिलियन ईयर्स लगते हैं। ओके। इवन जो अपना लैब ग्रोन डायमंड है ये कुछ ही हफ्तों में हाईटेक मशीनों द्वारा आप प्रोडक्शन इसकी जितनी मर्जी कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो सर बहुत लोग कहते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड दिखने में बिल्कुल नेचुरल डायमंड की तरह होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल फैक्ट है, दोनों सेम दिखते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। इसकी हार्डनेस, बिलियंस, सब कुछ सेम होता है। इवन किसी एक्सपर्ट से भी अगर मिक्स करके मैं दे दूं सॉलिटेयर्स तो वो उन्हें अलग नहीं कर सकता। इन्हें सिर्फ हाईटेक मशीनों द्वारा, जो मार्केट में ट्रस्टेड लैब्स हैं जैसे IGI, GIA, SGL, IDT, बहुत सारी इस तरह की लैब्स हैं जिसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसके थ्रू इसे इसके प्रॉपर सर्टिफिकेट आते हैं। नेचुरल के ऊपर सिर्फ नेचुरल डायमंड लिखा होता है और जो लैब ग्रोन है उसके ऊपर लैब ग्रोन डायमंड लिखा होता है। सेकेंडली इसकी ग्रिडल के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर मेंशंस होते हैं जो 8x मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। तो अगर एक कस्टमर आपके पास आता है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा लैब ग्रोन है और कौन सा नेचुरल? लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड को आप नेगेराइट से बिल्कुल नहीं पहचान सकते किसी भी हाल के अंदर। कोई एक्सपर्ट भी उसे नहीं बता सकता कि ये नेचुरल है। अगर अच्छी क्वालिटी का डायमंड होगा तो उसे कोई भी नेगेराइट से देख के पहचान नहीं पाएगा कि ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है। तो सर इसमें प्राइस डिफरेंस इतना क्यों है? नेचुरल डायमंड्स बहुत कॉस्टली हैं एज कम्पेयर टू लैब ग्रोन डायमंड्स। एक्चुअली नेचुरल डायमंड को बनाना और उसकी जो माइनिंग के थ्रू जो उसे निकाला जाता है उसमें बहुत एक्सपेंस लगता है, जिसकी वजह से उसकी एक्सपेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। सेकेंडली ये नेचुरल है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया एक गॉड गिफ्ट है, कह सकते हो आप हम लोगों को, कि इसको ये रेयर ही है।
इसकी कई माइंस बंद भी हो चुकी हैं और इन फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे आप कहते हो कि नेचुरल संसाधन जो है वो कम होते जा रहे हैं, इस तरह हीरे भी कम होता जा रहा है। तो फ्यूचर के अंदर इसकी कॉस्ट और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कम होता जाएगा ये। अच्छा। और लैब ग्राउंड डायमंड मशीन से है तो इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि कम होनी है इसकी। और फ्यूचर में और अगर इसका हाईटेक तकनीक आ गई और भी ज़्यादा तो इसकी एक्सपेंस और भी कम होता चला जाएगा। आप समझो 2023 के अंदर जो हीरा लैब ग्राउंड डायमंड 1 लाख रुपए का आता था, इजीली बाजार के अंदर 20 से 25 हज़ार में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इतना डिफरेंस आ इतना जाता है। डिफरेंस है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे समझो आप EVS1 का अगर नेचुरल डायमंड लेते हो और सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप लैब ग्राउंड डायमंड लेते हो तो नेचुरल डायमंड की कॉस्ट आएगी आपकी 4 से 4.5 लाख रुपए। और वही सेम कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप लैब ग्राउंड डायमंड लेते हो तो आपको 20-25 हज़ार में इजीली अवेलेबल है बाजार के अंदर। तो सर अगर कोई एंगेजमेंट के लिए, एंगेजमेंट रिंग्स या फिर शादी के लिए ब्राइडल ज्वेलरी के लिए अगर आपके पास आता है तो आप उसे क्या रेकमेंड करेंगे, नेचुरल डायमंड्स या लैब ग्रोन डायमंड्स? जैसा आपने कहा कि एंगेजमेंट रिंग और ब्राइडल ज्वेलरी, तो हम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट रिंग एक ज्वेलरी पीस नहीं, एक मूवमेंट है, एक फीलिंग है, जो दो लोगों का आपस में एक कमिटमेंट है। तो सबसे बेस्ट चॉइस के अंदर हम नेचुरल डायमंड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर एंगेजमेंट रिंग। ओके। जैसे हमारे पे कस्टमर्स आते हैं एंगेजमेंट के लिए, ब्राइडल ज्वेलरी के लिए, तो उसमें से 90% कस्टमर की हमारे पे चॉइस नेचुरल डायमंड की ही होती है कि हम एंगेजमेंट रिंग के लिए नेचुरल डायमंड लेंगे, चाहे उनका बजट कम हो, लेकिन वो उसके अंदर फिर साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन लेते नेचुरल डायमंड ही हैं। ओके। इवन आप अगर लैब ग्रोन डायमंड की तरफ जाना चाहते हैं तो अगर सॉलिटर की तरफ जाना चाहते हैं तो इज़ अ बेटर स्मार्ट चॉइस हो सकती है। पॉकेट फ्रेंडली है, आपके बजट में आता है। दोनों में से किस तरफ जाते हैं, लेकिन 90% लोगों की कस्टमर की चॉइस ही हमारे पे नेचुरल डायमंड की है। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वैल्यू है, दैट इज रीसेल वैल्यू। अगर हम कंपैरेटिवली देखें लैब ग्रोन डायमंड, इनकी रीसेल वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है? नेचुरल डायमंड ये समझो आप राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। जब हम कहते हैं हीरे पन्ने मोती, तो हीरे एक लेगेसी है अपने आप में, जिसे हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बेसिकली। दूसरा, जब से राजा महाराजाओं की लेगेसी चली आ रही है तो नेचुरल डायमंड नेचुरल है। इसकी बायबैक पॉलिसी बहुत अच्छी है हमेशा से ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप लेते हो तो फ्यूचर में इसकी कॉस्ट बढ़ती है। और इसका बायबैक और एक्सचेंज पॉलिसी बहुत अच्छी है जो इतने सालों से चली आ रही है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड के अंदर बायबैक में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत से ज्वेलर्स हैं जो मार्केट के अंदर लैब ग्रोन की बायबैक एक्सचेंज पॉलिसी दे रहे हैं जी। और कुछ ज्वेलर्स नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? जो ज्वेलर्स बायबैक पॉलिसी देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ऊंचे रेटों पे लैब ग्रोन डायमंड बेच रहे हैं। अप्रॉक्स 35-40,000 पर कैरेट के हिसाब से बेच रहे हैं। और जो बायबैक नहीं दे रहे वो 15,000-20,000 के आसपास आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा ईजीली। लेकिन वो बायबैक पॉलिसी नहीं देंगे आपको, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर इसको बनाने की टेक्निक और डेवलप होती हैं तो इसका रेट और कम हो सकता है। लैब ग्रोन डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं है हमारे हिसाब से। तो सर लोग बोलते हैं कि जो हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो एथिकल है, वो अच्छे हैं, वो ज़्यादा बेटर है, इको फ्रेंडली हैं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ या कि हम कहें नेचर को ज़्यादा हार्म नहीं कर रहे। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नेचुरल डायमंड माइनिंग के थ्रू निकलते हैं तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आ गए हैं, उसको देखते हुए अब इसे ऐसा कहना गलत होगा कि बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। लेकिन माइनिंग के थ्रू निकल रहे हैं तो इसमें हार्म तो है ही नेचर को, देखिए जी। और इवन लैब ग्रोन डायमंड उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते ये पूरे इको फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट को तो नुकसान कर ही रहा है ना, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं चाहे माइनिंग के थ्रू कर रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि नेचुरल डायमंड ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहा है और लैब ग्रोन डायमंड कम। लेकिन पोल्यूशन दोनों में ही है, चाहे वो एनर्जी के थ्रू हो चाहे माइनिंग के थ्रू हो। तो सर फ्यूचर में क्या लैब ग्रोन डायमंड्स रियल डायमंड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नेचुरल डायमंड नेचुरल रहेगा, लैब ग्रोन डायमंड रहेगा। नेचुरल डायमंड की रियलिटी, लग्जरी, इमोशनल दोनों डिफरेंट है। और लैब ग्रोन डायमंड पॉकेट फ्रेंडली है। ये दोनों आपस में पैरेलल चलेंगे और लैब ग्रोन डायमंड का कस्टमर बेस बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों पैरेलल ही चलेंगे, कोई किसी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कहते हैं ना हीरा हीरा ही होता है। हीरा तो हीरा ही रहेगा।
सर अगर किसी का बजट लिमिटेड है लेकिन वो डायमंड ज्वेलरी की तरफ जाना चाहता है या उसको लेना चाहता है, तो उसके लिए स्मार्ट बाइंग डिसीजन आप क्या बताएंगे? देखो, मैं लेमैन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ज्वेलरी दो तरह की होती है हम लोगों पे। एक होती है छोटे डायमंड, जिसे आप छोटा कहते हो, कुछ लोग उसे किंकी बोलते हैं, कुछ चूरा भी बोलते हैं, सब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं उसको। और एक होती है सॉलिटेयर, जिसे हम बिग डायमंड कहते हैं। अगर आपका लिमिटेड बजट है तो आप लैब ग्राउंड डायमंड की तरफ जा सकते हैं, जो पॉकेट फ्रेंडली है। और अगर आपको डिज़ाइनर ज्वेलरी चाहिए जैसे नेकलेस वगैरह, तो आप नेचुरल डायमंड की तरफ जा सकते हैं, जो आपके इजी अफोर्डेबल होगी, आपके बजट में आएगी और आप इजीली उसे बाइंग कर पाएंगे। तो आप अगर ब्राइडल ज्वेलरी जैसे नेकलेस हो गए, बैंगल्स हो गई, जिसमें छोटा डायमंड लगा होता है, तो आप नेचुरल डायमंड की तरफ जा सकते हैं। और बड़े डायमंड सॉलिटर्स की तरह के लिए आप लैब ग्राउंड डायमंड की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी स्मार्ट चॉइस रहेगी। तो सर लास्ट में अगर कोई फर्स्ट टाइम डायमंड परचेज कर रहा है तो उसके लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप क्या समझाएंगे? सबसे पहले अपना ज्वेलर्स एक ट्रस्टवर्दी ज्वेलर्स होना चाहिए। जैसे दादा नानी, इनके पुराने पुश्तैनी ज्वेलर्स हुआ करते थे, जो आपकी हर कंडीशन मान लेते थे, आपके हिसाब से आपको सपोर्ट करते थे, आपको उधार भी देते थे इवन। तो सबसे पहले तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। दूसरा, आप सर्टिफिकेट की तरफ जा सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए मार्केट में ट्रस्टेड लैब्स हैं, उसके सर्टिफिकेट का आप ऑप्शन ले सकते हैं, जो आप अपने ज्वेलर से मांग सकते हैं। थर्डली, आप ये देख सकते हैं कि आपके ज्वेलर्स की बायबैक एक्सचेंज पॉलिसी क्या है। अच्छा। ये सबसे मस्ट है कि आपको बायबैक और एक्सचेंज पॉलिसी वो क्या दे रहा है। ओके। उसके अंदर डायमंड में 4 C's होते हैं हमारे में: कट, कलर, क्लियरिटी और कैरेट। उसके हिसाब से भी आप अपनी चॉइस चेक कर सकते हैं कि डायमंड क्या कट है, उसका क्या कलर है, क्या कैरेट है। उस पर आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं डायमंड। तो सर अगर अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा डायमंड लेना सही है, कैसे लें, कहाँ से लें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप, हमारे फ़ोन नंबर सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरी स्टोर का एड्रेस, नाम श्री रघुनाथ डायमंड, जो करोल बाग में है, वो सब आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरे पर इजीली विजिट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इजीली आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी अमेजिंग डिस्कशन हमने करनी है रिगार्डिंग द डायमंड्स एंड द ज्वेलरीज, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।